क्रांति देवी अपने हाथ में 5 नई साड़ियां लेकर बहू के कमरे में पहुंची। अल्पना देखो, तुम्हारे लिए आज मैं 5 नई साड़ियां लाई हूं और इसमें से ज्यादातर तुम्हारे फेवरेट कलर की ही साड़ियां हैं। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी जी, साड़ियां तो बहुत अच्छी है। अल्पना ने साड़ियां तो ले ली पर उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। क्रांति थोड़ी देर तक बहू को देखती रही और मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे अपनी बेटी रिद्धिमा के कमरे में पहुंची। पता नहीं कैसे बहू आ गई है घर में। मैंने 5 साड़ियां खरीद कर दी लेकिन उससे फर्क तक नहीं पड़ा। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो खुशी के मारे पागल हो जाती। मम्मी, मैंने तो पहले दिन से ही देखा था, इन्हें कभी कुछ अच्छा लगता ही कहाँ है। कहीं की महारानी समझती है खुद को। बिल्कुल, हमने सोने के कंगन दिए, गहने दिए, कितनी बार उपहार दिए, लेकिन जब देखो मुंह बनाकर बैठी रहती है। पता नहीं दिन भर बैठकर क्या सोचती रहती है। मुझे तो लगता है इसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। मम्मी, लेकिन इनके मायके वाले भी कोई अमीर लोग नहीं है जितना ये घमंड करती है। अरे इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन इन्हें जरा भी कदर नहीं है इन सब की। कभी संतुष्टि नहीं होती है। इसी बीच समर्थ कमरे की तरफ आया। उसे कुछ पुराने कागज चाहिए थे। मम्मी, एक बात कहूं? अरे बेटा, तू कब आया यहाँ? अभी, और जो बातें दोनों आप कर रही थी मैंने सुन लिया। अरे भैया, हम तो नहीं रिद्धिमा, ये बातें ऐसी नहीं कही जाती। मम्मी, सोचिए अल्पना को इस घर में आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नया घर में आना और रहना। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। बेटा, मैं भी समझती हूँ, पर जब मैं अपनी बहू के लिए इतना सब करती हूँ और वो खुशी नहीं होती तो मुझे भी तो बुरा लगता है। मम्मी, खुशियां सिर्फ चीजों से नहीं आती। हो सकता है अभी अल्पना खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश कर रही हो। हमें उसे समय देना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन भैया, वो हमेशा उदास सी रहती है। रिद्धिमा, सोचो, एक दिन तुम्हें भी शादी के बाद नए घर जाना होगा। वहां अगर कोई तुम्हें समझने के बजाय ताने दे तो कैसा लगेगा? रिद्धिमा चुप हो गई। मम्मी, आप हमेशा कहती है ना रिश्तों में धैर्य होना चाहिए, तो इस बार वही धैर्य आप रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्रांति ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। रिद्धिमा ने भी कुछ नहीं कहा। तो इस दिन के बाद कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। क्रांति और रिद्धिमा ने सोचा कि बहू को थोड़ा टाइम दिया जाए, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी बीच मोहल्ले में शहनाई गूंजी। क्रांति की सबसे करीबी सहेली की बेटी की शादी थी, इसलिए ये शादी उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। रिद्धिमा, सुनो, हमें कल ही मार्केट जाना है। शादी के सारे फंक्शंस में हमें अच्छा दिखना है। हाँ मम्मी, मुझे तो 3-4 ड्रेस चाहिए होंगी, अलग अलग फंक्शंस है ना। दोनों माँ बेटी दिन रात तैयारी में जुट गई। शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, सब नया लाना था उन्हें। देखो रिद्धिमा, इस बार का मेकअप मैं बिल्कुल ट्रेंडिंग लेना चाहती हूँ, सब लोग नोटिस करेंगे। हाँ मम्मी, और साड़ी के साथ ना मैचिंग क्लच भी लेना है। हाँ, पक्का पक्का। घर में हर वक्त शॉपिंग की बातें होती रहती, लेकिन वहीं दूसरी ओर कल्पना का हाल बिल्कुल अलग था। उसे अपने ससुराल की तरफ से किसी भी चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। ऊपर से इस वक्त कल्पना अपनी पुरानी ऑफिस की सहेलियों से ग्रुप कॉल पर बात कर रही थी, वो भी बहुत देर से। तभी कमरे में रिद्धिमा और क्रांति देवी आती है। भाभी, आप शादी में क्या पहनने वाली है? कुछ डिसाइड किया क्या आपने? अरे नाना जी, मेरे पास तो दुनिया भर की साड़ियां रखी हुई है, कोई सी भी पहन लूंगी। अरे बहू, 3 दिन बाद पड़ोस में शादी है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की, और ऊपर से तू कह रही है अभी तक तूने कुछ डिसाइड नहीं किया। सासू माँ, इसमें क्या डिसाइड करना, मेरे पास काफी महंगी महंगी अच्छी साड़ियां हैं, पहन लूंगी कोई सी भी। और वैसे भी अभी पूरे 3 दिन तो बचे हैं ना। ठीक है भाभी, आपका जो मन है करिए, बस आपका मन खुश होना चाहिए। दोनों कमरे से बाहर निकलती है। माँ, देखा आपने, हम लोग यहाँ इतने दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भाभी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और देखा था आपने, जब भाभी हमसे बात कर रही थी ना, तो उनका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। अपनी सहेलियों से बात करती रहती है दिन भर। अपनी सहेलियों के लिए समय है इनके पास, लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे आप भी सोचिए, हमारे लिए समय निकालती नहीं है भाभी, तो हमारे पड़ोसी के लिए क्या निकालेंगी? वही तो रिद्धिमा, पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। बहुत गलती हो गई है ऐसी बहू लाकर। सच में माँ। लेकिन तू चिंता न कर, इसकी ऐसी हरकतें और भी बढ़ती रही ना तो मैं इसे अच्छे से सबक भी सिखा दूंगी। हाँ। तो पड़ोस में शादी के फंक्शंस शुरू हुए, जहाँ पूरा मोहल्ला सज धज कर जाता। वहाँ अल्पना हर बार बहुत देर से तैयार होती, कभी बाल ठीक करने में देर कर देती, कभी साड़ी संभालने में। अरे अल्पना, सब लोग निकल चुके हैं, तुम इतनी देर क्यों करती हो? सासू माँ, बस 5 मिनट और। मम्मी देख रही हो ना, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
चल छोड़, आखिर किसी और के घर का फंक्शन है, अपने घर में होगा तो शायद ध्यान देगी। क्रांति देवी को अपनी बहू की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेती है और अपनी सहेली की बेटी की शादी को अच्छे से अटेंड करती है। दिन बीतने लगते हैं और तभी घर में एक बड़ी खुशखबरी आती है कि प्रकाश की नौकरी लग गई थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रिद्धिमा सुनो, अब की बार तो घर में धूमधाम होगी, हम अपने बेटे की नौकरी की खुशी में पार्टी रखेंगे। सही कहा मम्मी, अब तो हमें ऐसा जश्न करना चाहिए कि सब लोग याद रखें। पूरा घर तैयारियों में लग गया। कौन सा मेन्यू होगा, कितने मेहमान आएंगे, सजावट कैसी होगी, सब पर चर्चा शुरू हो। बहू, तुम मिठाई वाले को फोन कर दो। जी मम्मी जी, करती हूँ। लेकिन वो फोन करने बैठती तो बीच में किसी और काम में लग जाती, कभी देर से फोन करती, कभी नंबर ही गलत डायल कर देती। अल्पना, जरा ग्लासों को सजा दो। ठीक है मम्मी जी। वो आधे घंटे बाद भी बस 4-5 ग्लास ही सजा पाती है। बीच में कभी फिल्म देखने लगती, कभी मोबाइल में बिजी हो जाती। भाभी, अगर आपका मन नहीं है तो हमें बता दो, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो कर रही हूँ मैं। अरे अपने ही घर का फंक्शन है, बहू होकर भी अगर ऐसे बेजान तरीके से काम करेगी तो हम लोग क्या सोचेंगे भला। सच में कितनी बार कहा, फिर भी वही हाल। देख बहू, कान खोलकर सुन ले, अभी तक तो हम तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, समझी ना। काम करना है तो सही से करो, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। नहीं माँ जी, मैं काम अच्छे से करूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब काम समय से कर पाऊँ। कोशिश का मतलब भी जानती हो तुम? तुम्हें मैंने उस दिन थोड़े से बर्तन रखने वाली अलमारी को साफ करने के लिए क्या बोल दिया? तुम्हारे तो चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। ऊपर से तुमने उसे साफ करने में 2 दिन लगा दिया। अरे जरा सा कुछ सही करने को बोलो तो 3-3 घंटे लगा देती हो तुम। इससे तुम कोशिश कहती हो? अपना नाटक बंद करो और अपने ससुराल में सही से रहो, नहीं तो हमें तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप मेरी मम्मी से कुछ मत बोलिएगा प्लीज। क्रांति देवी जवाब नहीं देती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पार्टी का दिन आया। पूरा घर रोशनी से झगमगा रहा था। एक एक करके मेहमान आ रहे थे। क्रांति देवी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। रिद्धिमा इधर उधर देख रही थी कि सब ठीक चले, लेकिन अल्पना का चेहरा हमेशा की तरह उदास और थका थका सा लग रहा था। अल्पना, जरा देख कर आओ, सारी मिठाइयां तैयार हो गई कि नहीं? जी मम्मी जी। मिठाइयां चेक करने के लिए अल्पना चली जाती है, लेकिन बीच में इस पार्टी में आए हुए अपने दोस्तों और अपने माता पिता से बात करने लगती है। यही सब क्रांति देवी पीछे से देख रही थी और थोड़ी देर बाद जब अल्पना उसके पास आती है, बहुत हो गया अब। जब किसी और के घर का फंक्शन था तब भी तुम ऐसे ही रही। सोचा अपने घर में कुछ फर्क आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हो मम्मी, जिसको अपने ही घर की खुशी का एहसास नहीं है उससे और क्या उम्मीद करे। उस दिन अल्पना को अपनी सासू माँ और ननद के मुंह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऊपर से अल्पना की सास और ननद उससे बात करना भी छोड़ देती है। तभी कुछ दिन बाद अचानक से अल्पना की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और घर में कुछ मोहल्ले की औरतें आती हैं। अरे अल्पना बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी अभी? हाँ आंटी जी, बस ठीक हूँ। अरे अगर मूड सही नहीं लग रहा तो बताओ, शाम को कहीं चलते हैं घूमने। हाँ, और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे आंटी जी, क्या अच्छा याद दिलाया आपने। आपको पता है, मॉर्निंग मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, इसलिए हम लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। अरे रेखा बेटा, मुझे ना अपनी लंदन वाली बेटी को कुछ इंडियन कपड़े भेजने हैं, तो सोच रही थी वहीं से ले लूंगी। ऑफर भी चल रहा है तो 4-5 सूट भी खरीद लूंगी। अल्पना उन दोनों की बातें सुनती रहती है और अपना सर हिलाती रहती है। वो तो मन में बस यही सोच रही थी कि यहाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग तो शॉपिंग की बातें कर रहे हैं। इस कॉलोनी में रहते हुए इतने महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई एक ढंग की सहेली भी नहीं बन पाई है मेरी। मुझे तो रेशमा की बहुत याद आ रही है। उसके गली मोहल्ले वाले कितने अच्छे थे। उसके मोहल्ले में जहां भी जाती थी सभी लोग मेरा हाल खबर पूछते थे, और तो और खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए भी बुलाते रहते थे। क्या टाइम था जब मैं वहां रेशमा के साथ किसी भी घर में चली जाती थी और कुछ न कुछ खाने को मिल जाया करता था। सब लोग कितने फ्रेंडली थे वहां पर। रेशमा के घर वाले तो मुझे एकदम अपनी बेटी जैसे समझते थे। एक यहाँ के लोग हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग। इस बहू के 5 मायके थे। जी हाँ, 5 मायके। पहले तो इसके कॉलेज फ्रेंड वाले, दूसरे इसके खुद के घर वाले, और तीसरा इसका प्यारा खुद का कमरा, चौथा ऑफिस के कलीग्स, तो 5वां मायका था रेशमा की गली मोहल्ले वाले।
शादी के बाद बहू को इन सबको छोड़ना पड़ा, इसलिए उसे बहुत दुख हो रहा था। दिन गुजरते हैं और तभी एक दिन अल्पना अपने कमरे को बिल्कुल उसी कमरे की तरह सजा देती है जैसा उसका मायके वाला कमरा था। तभी समर्थ अपने कमरे में गया तो उसने देखा पूरा कमरा बदल गया है। ये सब क्या है अल्पना? क्या, बस ऐसे ही। मैंने सोचा थोड़ा अपना सा लगे इसलिए अपने तरीके से सजा लिया। अपने तरीके से? मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? सब कुछ मायके जैसा ही चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नहीं समर्थ, मेरा मतलब वैसा नहीं था, मैंने बस। अरे बस बस रहने दो, माँ सही कहती है। तुम्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, तभी तो हर बात में तुम्हें मायका याद आता है। यहाँ की कोई चीज पसंद ही नहीं आती तुम्हें। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो बस। अरे कुछ मत समझाओ मुझे। शादी को इतने महीने हो गए पर तुम्हारे अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया। हर काम ऐसे करती हो जैसे कोई मजबूरी हो बस। अरे हम लोग इतने बुरे हैं क्या? तभी कमरे में अल्पना का देवर प्रकाश आया। भैया सब ठीक तो है? बाहर तक आवाज आ रही थी। अरे तू ही बता प्रकाश, ये कैसी बीवी है मेरी? न मायके को छोड़ सकती है, न ससुराल को अपना सकती है। भाभी हमने आपको कितनी बार समझाया है कि थोड़ा इस घर को भी अपनाइए, लेकिन आप सुनती क्यों नहीं? मैंने कब कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। कोशिश? ये कोशिश है कि कमरे को मायके जैसा बना दो ताकि हमेशा वही याद आता रहे। भाभी हमें लगता है आपको यहाँ रहना ही मुश्किल लग रहा है, तभी तो हर काम हर बात आपको भारी लगती है यहाँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप लोगों को बुरा लगे। मुझे तो बस अपने मायके की बहुत याद आती है, इसलिए मुझसे ये सब हो जाता है। जैसे मेरे मायके वाले मुझे अच्छे से समझते हैं, वैसे आप लोग भी मुझे समझने की कोशिश करिए ना। आप लोग ये भी समझने की कोशिश करिए कि मैं अपने 5 मायके छोड़कर आई हूँ। 5 मायका? हाँ, वो लोग जिनसे मैं अपनी सारी परेशानियां बता सकती थी और वो मेरी परेशानियां आराम से समझ भी जाया करते थे। मेरा दूसरा मायका मेरा कमरा, जहां मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं। इस तरह अल्पना अपने 5 मायके के बारे में बताती है। अरे चुप रहो, इतनी देर से हम लोगों की बेइज्जती कर रही हो तुम, अब बस भी करो। हम सब तो तुम्हें विलन लगते हैं ना? तुम क्या चाहती हो, सब तुम्हारी मर्जी से ही चले? हाँ, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ सबकी मर्जी चलती है, समझी? अल्पना चुपचाप खड़ी थी और समर्थ का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर क्रांति देवी और रिद्धिमा इस बात से बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत अकड़ रही थी, मेरे बेटे ने आज इसकी सारी अकड़ निकाल दी। इस झगड़े के बाद से अल्पना का मन बहुत दुखी था। वो उस रात अपनी माँ किशोरी देवी को कॉल करती है। माँ, यहाँ सब मुझसे नाराज रहते हैं, कोई भी खुश नहीं है मुझसे। अरे बेटा परेशान ना हो, देख ससुराल में सब नया होता है, मायके की तरह अपनापन तुरंत तो नहीं मिलता ना बेटा। पर माँ मैं कोशिश तो करती हूँ, फिर भी सब मुझे ताने मारते हैं। समर्थ भी अब मुझ पर गुस्सा दिखाने लगे हैं। सुन, अगर तुझे अपने 5 मायके की बहुत याद आती है ना, तो तू कभी कभी अपने 5 मायके वालों को अपने यहाँ बुला लिया कर, लेकिन कोई ना कोई बहाना मार कर, इससे तुझे भी अच्छा लगेगा। पर बेटा ये मत भूलना कि अब तेरा घर वही है, वहाँ भी तुझे दिल से रहना होगा। घर का काम थोड़ा बहुत कर और हंस कर रहे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर अल्पना को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वो अब घर में काम सही से करेगी और सबको खुश करने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों तक अल्पना सुबह उठकर घर के छोटे मोटे काम करने लगी, रसोई में भी हाथ बटाती, ड्राइंग रूम सजाने लगी, हर काम करते समय मुस्कुराने भी लगी। समर्थ को अपनी तरफ करने के लिए ये सब नाटक कर रही है, बहुत तेज लड़की है ये। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। वहीं शाम के समय जब अल्पना ने चाय बनाई, सबने चाय पी तो अरे अल्पना, इतनी मीठी चाय कौन पीता है? ये भी कोई चाय बनाने का तरीका है? चाय बनाने का मन नहीं था, पहले ही बोल देती, गुड्डी बना देती। अल्पना, तुमसे सिंपल चाय भी ठीक से नहीं बनती। अल्पना चुप रही। वहीं दूसरे दिन जब अल्पना ने सब्जी बनाई तब, ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है भाभी? ओह माय गॉड, पूरा मुंह का स्वाद बेकार हो गया। अरे मुझे तो लगता है तुम्हें खाना बनाने का 1% भी शौक नहीं है, या फिर जानबूझकर अच्छा खाना बनाना नहीं चाहती हमारे लिए। ऐसा करो अल्पना, आज से तुम खाना बनाओ ही मत, गुड्डी खाना बना लेगी प्लीज। जी मालिक। ऐसी छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा जाने लगा। अल्पना का दिल रोज टूटता जा रहा था। इसी बीच अल्पना का जन्मदिन आ गया। उसने सोचा शायद इस दिन तो कुछ अच्छा होगा। माँ की सलाह याद आई तो उसने अपने 5 मायके को बुलाने का फैसला किया। जन्मदिन पर सब घर आए। कॉलेज की दोस्त ने गले लगाकर कहा, वाह अल्पना, तू तो एकदम वैसी है। हमने सोचा था शादी के बाद बदल जाएगी, पर तू अब भी हमारी वही पुरानी दोस्त है। ऑफिस की सहेली बोली, सुन, तेरा घर तो बहुत बड़ा है, पार्टी भी मजेदार होगी आज।
हाँ और नहीं तो क्या, इतने दिनों बाद मिले हैं, मजे तो करेंगे ही हम। अल्पना बेटी खुश रहो, भगवान करे तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो। घर में हल्की फुल्की हंसी ठिठोली हो रही थी, लेकिन समर्थ को ये सब अखरने लगा। रात के 12 बजने वाले हैं, कब जाएंगे ये लोग? और ऊपर से तुमने हमें खाना भी इतनी लेट में दिया, हमने कुछ नहीं कहा और ऊपर से ये सब नाटक। हाँ तो बस वो लोग जा ही रहे हैं। वो तो अच्छा होता है कि वो लोग वाकई में 15 मिनट बाद वहां से निकल जाते हैं। खैर कुछ महीने बीत गए। घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी गई। सब मेहमान आने वाले थे। अल्पना ने सोचा इस बार वो सबको खुश कर देगी। वहीं पूजा के दिन उसने फिर अपने 5 मायके वालों को बुला लिया। मेहमान आए तो अल्पना दौड़ दौड़ कर अपनी माँ, दोस्तों और रेशमा के मोहल्ले के लोगों की खातिरदारी करने लगी। उन्हें पानी देती, प्लेटें सजाती और कभी उनसे देर तक बातें करती। वाह मम्मी देखिए, भाभी के लिए तो सिर्फ मायके वाले ही मेहमान है, हम तो शायद उनके लिए अजनबी है। अरे सही कह रही है तो। इस लड़की को क्या पता कि ससुराल में कैसे रहना होता है। पूजा खत्म हुई, 5 मायके वाले भी चले गए। अल्पना तो ससुराल में रह रही है या होटल चला रही है अपने मायके वालों का? भाभी आप बिल्कुल यहाँ की होकर भी रह नहीं सकती है। अल्पना, हमने कितनी बार कहा कि थोड़ा इस घर को अपना मानो, पर तुम तो हमेशा अपने 5 मायकों में खोई रहती हो। भाभी, आजकल तो जब भी मौका मिलता है आप अपने उन लोगों को बुला लेती है और हमें भूल जाती है। सबने मिलकर अल्पना को खूब सुनाया। उस रात वो अकेली बैठी रही और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो सब मुझे गलत समझते हैं। अल्पना रोती रही। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। तभी समर्थ ने देखा अल्पना रो रही है। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा है। इसके बाद समर्थ अपने परिवार वालों से बात करता है और उन्हें समझाता है कि वो सब नई बहू को ज्यादा कुछ ना बोले। और अब समर्थ का परिवार अल्पना से कुछ भी नहीं कहता। सपना बेटा, वो गांधी चौक वाले रोशन लाल जी है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, उनके यहाँ से तेरे लिए रिश्ता आया है। अच्छा परिवार है, कल वो लोग तुझे देखने के लिए आना चाहते हैं। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपने पता किया है ना कि उनके घर में कौन कौन है? मैं बहुत बड़े परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद किसी भी तरह की समस्या आए। तो चिंता मत कर बेटा, मैं अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानता हूँ। रोशन लाल जी का तो छोटा सा परिवार है। एक बेटी है जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है और एक बड़ा बेटा है, वो भी शादीशुदा है। परिवार में बस तुम दोनों देवरानी जिठानी ही रहोगे। अब तो तू खुश है ना बेटा? हाँ पापा, बस मुझे इसी बात की चिंता थी, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े परिवार में शादी करने से मुझे डर लगता है। अगले दिन रोशन लाल जी अपने बेटे को लेकर सपना को देखने आते हैं। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए भाई साहब। आप यह समझिए कि आपकी बेटी अपने ही घर में जा रही है। अरे हम आपकी बेटी को अपनी बेटी ही बनाकर रखेंगे, किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, आप पर हमको पूरा यकीन है। आपके जैसे ससुर बेटी को मिल जाते तो बेटियों के बाप उन्हें ब्याहने से कहाँ घबराते। होने वाले ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सपना को बड़ी तसल्ली मिली थी कि वो अच्छे घर में जा रही है। दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद सपना और राज की शादी की तारीख निकल आती है और जल्दी ही शादी करके ससुराल पहुंच जाती है सपना। शादी के बाद सपना की पहली रसोई की रस्म में सपना अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। आपको पता है, जब पापा जी रिश्ता पक्का करने के लिए हमारे यहाँ आए थे ना, उन्होंने तो तभी मेरे सर पर हाथ रखकर कह दिया था कि मैं उनके लिए बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूँगी। अब आप ही बताइए, आज के ज़माने में ऐसा ससुराल कहाँ मिलेगा जहाँ बहू को बेटी समझा जाता है। वरना आजकल की लड़कियां तो शादी के नाम से इसीलिए घबराती है क्योंकि ससुराल में बहू के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उन्हें निभाने के नाम से ही डर लगने लगता है। अरे पगली, अभी तो तेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं ना। इतनी खुश फहमियां मत पाल। थोड़ा समय बिता ले इस घर में, फिर बताना पापा जी की बेटी बनकर तुम्हें खुशी हो रही है या दुख है। आपके कहने का मतलब क्या है? भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मैंने कहा ना, तुझे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही तेरे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। शादी के बाद सपना की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म बहुत अच्छे से बीत जाती है। सपना अब अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन के बाद, और बेटा सपना, आज हमारे एक मित्र आ रहे हैं, थोड़ा भोजन का प्रबंध कर लेना। जी बाबूजी, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जैसा कि रोशन लाल ने कहा था, दोपहर में रोशन लाल के एक मित्र अपनी बेटी को लेकर उनके घर आते हैं।
अरे भाई साहब, सच सच बता रहे हैं आपको, आपके जैसा इंसान ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अरे भैया, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करना चाहता है? भाई भाई के काम आना नहीं चाह रहा है। ऐसे में आपके जैसे फरिश्ते हैं दुनिया में जो बिना किसी रिश्ते के भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने आपको फ़ोन पर भी कहा था और अब फिर कह देते हैं आपको कि पल्लवी हमारे लिए हमारी बिटिया के समान है। और बिटिया के समान क्या भाई, हमारी बेटी है। अब हमारे होते हुए वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा घर है हमारा, ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है बच्ची हॉस्टल में रहकर अकेली पढ़े है? अरे भाई, यहाँ रहेगी, आराम से खाएगी पिएगी, पारिवारिक माहौल में रहेगी तो उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। वरना आजकल तो रैगिंग के नाम पर कॉलेज में क्या क्या हो रहा है आप जानती हैं। भाई साहब, आपकी ऋणी हो गए हम। धन्य है आप। हमें बड़ी चिंता थी कि बेटी नए शहर में पता नहीं अकेली कैसे रहेगी, लेकिन अब आप मिल गए तो हमें कोई चिंता नहीं है। रोशनलाल अभी अपने मित्र से बात कर ही रहा था, तभी वो अपनी बहू सपना को आवाज़ लगाता है। सपना बहू, आओ ज़रा। देखो, ये पल्लवी बिटिया है, इसे घर में एक कमरा दिखा दो। और हाँ, आज से इसकी रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी बाबूजी, मैं देख लूँगी। जी भाई साहब, ये छोटी बहू रानी है हमारी। बहू क्या, बेटी ही समझिए। हमने तो कभी अपनी बहू को बहू समझा ही नहीं। हम तो अपनी बिटिया की नज़र से देखते हैं। वर्मा जी के जाने के बाद भाभी, बाबूजी ने पल्लवी को यहाँ ठहरा तो लिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये है कौन। बाबूजी की कोई दूर की रिश्तेदार लगती है क्या? रिश्तेदार? बाबूजी तो उसके पापा को ढंग से जानते तक नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाबूजी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अंकल अभी आए थे ना अपनी बेटी को यहाँ हॉस्टल तक छोड़ने, ये बाबूजी के दोस्त के, चाचा के, मौसी के, फूफा के भांजे हैं। और ये पल्लवी उनकी बेटी है, जो अगले 3 साल तक हमारे घर में रहने वाली है। जिठानी की बात सुनकर अब तो बहू सपना ने अपना सर पकड़ लिया था। जान न पहचान, ऐसे ही कोई किसी की बेटी को अपने घर रुकवा लेता है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जिठानी की बात सुनकर अब तो सपना को घबराहट सी होने लगी थी। अगले दिन से घर के कामों के अलावा पल्लवी के 1 दर्जन काम भी सपना के हिस्से में आ गए थे। पल्लवी भी हद दर्जे की आलसी और कामचोर लड़की थी। छोटे से छोटे काम के लिए वो फटाफट सपना को आवाज लगा देती। कभी भाभी पानी चाहिए, कभी चाय, कभी कपड़े धुलवा कर दे दो, कभी प्रेस करवा दो। ऊपर से खाने की रोज नई नई फरमाइश, जिसके कारण सपना का पारा अब आसमान को छूने लगा था। देख रही हैं भाभी आप, अरे इतनी सेवा तो कोई अपनी सगी ननद से नहीं करवाता जितनी ये पल्लवी करवा रही है मुझसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म भी तो होती है। कम से कम इतना ही सोच लेना चाहिए कि हम कोई उसके रिश्तेदार तो लगते हैं नहीं। रहना है तो शांति से रहे, हम पर ऑर्डर तो ना चलाए। लेकिन उसे देखा, वो तो खुद ही यहाँ की मालकिन बनी बैठी है और मुझ पर ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे मुझे उसने अपना नौकर समझ रखा है। सपना और जिठानी बात कर ही रहे थे कि ससुर की आवाज़ आती है। देवकी, सपना बेटा इधर आओ। देखो, मानसी बिटी आई है अपने पूरे परिवार के साथ। जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी करो। भाई, स्पेशल नाश्ता बनाना मेरी बिटिया के लिए। बहुत दिनों के बाद मिलने आई है आज। जी बाबूजी, अभी व्यवस्था करती हूँ। सपना और देविका रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगते हैं। भाभी, अब ये कौन से रिश्ते में बेटी लगती है बाबूजी की? तुमसे किसने कहा कि ये बाबूजी की बेटी है? अरे ये तो 6 महीने के लिए हमारे पड़ोस वाले मकान में रहने के लिए आई थी। बस बाबूजी ने इसे अपनी बेटी बना लिया। इसकी शादी को 4 साल हो गए। इतने चक्कर ये अपने मायके की नहीं लगाती जितने साल में इसके यहाँ के लगते हैं। अब तुम्हारी ननद रानी आई है, ज्यादा सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, नाश्ता खाने में ध्यान दो। जेठानी की बात सुनकर सपना की आंखों के आगे तो तारे नाचने लगे थे। अरे भाई, ये घर है कि सराय? रोज रोज यहाँ कोई ना कोई आ टपकता है। और बात सिर्फ आने की नहीं है, जो एक बार आता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। एक ननद की सेवा तो हम पहले से कर रहे थे, अब दूसरी भी आ टपकी। अब पता नहीं ये कितने दिन सेवा करवा के जाएगी यहाँ से। तो देवरानी जी, अब तो आपकी शादी को 3 महीने पूरे हो गए। अब इन 3 महीनों में बाबूजी की बेटी बनकर कैसा लग रहा है आपको? आप बताइए, बाबूजी की दरिया दिली के बारे में आपके क्या विचार है? अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई।
जब शादीशुदा बेटियां आती है ना तो खूब आओ भगत करवाती हैं, और जब जाने लगती है तो उन्हें भर भर के शगुन भी देना पड़ता है। बस करिए भाभी, आप मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। अरे मैं परेशान हो गई बाबूजी की बेटियों की आओ भगत कर करके। हर तीसरे दिन कोई ना कोई ननद आकर टपक जाती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैंने शादी से पहले ही बाबूजी को कहा था कि पहले ही जांच पड़ताल कर लेना, मुझे बहुत बड़ा परिवार वाला ससुराल नहीं चाहिए। लेकिन देखो, मेरी किस्मत ऐसे घर में मेरी शादी हो गई जहाँ ननदों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक जाती नहीं कि दूसरी उससे पहले ही आकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे सपना के ससुराल की घंटी बजती है। अरे भाई कौन है, किससे मिलना आपको? मेरा नाम शीला है। वो बाबूजी से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है। कौन हो, किस काम से आई हो? अरे वो मेरी इसी शहर में नौकरी लगी है ना, तो मुझे एक पीजी की ज़रूरत थी। फिर पापा ने अपने कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से बाबूजी का नंबर निकाला ताकि मुझे एक अच्छा सा पीजी दिलवा सके। लेकिन थैंक्स टू बाबूजी, कहने लगे मैं तो उनके साथ उनके घर में ही रह सकती हूँ, पीजी की ज़रूरत क्या है। आपको पता है, मुझको उन्होंने अपनी मुँह बोली बेटी बनाया है। आज से मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे बाबूजी हैं। आओ आओ, बेटी क्लब में तुम्हारा भी स्वागत है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम बाबूजी की बेटी बनी हो, यहाँ पहले से ही 2-4 और घूम रही है। चलो तुम्हें भी तुम्हारा कमरा दिखा देते। सुबह नाश्ते के समय। अरे सपना भाभी, ये क्या आलू के पराठे बनाए हैं? मैं इतना तला भुना खाना नहीं खाती हूँ, मुझे तो आप टोस्ट दे दो कॉफ़ी के साथ। देखो जो बना है ना चुपचाप खा लो। अब सुबह सुबह मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता बना सकूं। अरे बेटा, शीला बच्ची है अभी, मेरी बेटी के समान है। इस तरह से सुबह सुबह नाराज मत करो उसे। कितनी देर लगती है, 2 मिनट का तो काम है। जाओ बेटा बना लो, प्यार से नाश्ता करवाते हैं। हाँ, वैसे भी कितने दिन के लिए आई है बेचारी, बस 3 साल तो रहेगी यहाँ। सपना रसोई में जाकर अपनी जिठानी से कहती है। अरे भाभी, ये क्या तमाशा है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबूजी को क्या कुछ समझ में नहीं आता? हमें क्या हॉस्टल की वार्डन समझ के रखा है उन्होंने? ठीक है, अपने परिवार के लिए खाना हम खुशी खुशी बनाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 50 लोगों का खाना बनाते रहेंगे और ये लोग जिनके लिए हम रोज खाना बना रहे हैं, ये है कौन है? लगते क्या है हमारे, सारे के सारे मुफ्त का खा रहे हैं। एक काम में कोई हाथ नहीं लगाता, ऊपर से ऑर्डर्स ऐसे चलाते जैसे उनके पिताजी यहाँ पर कुक रखवा कर गए हो उनके लिए। मैं साफ बता रही हूँ भाभी, अब मुझसे ना ये चाकरी नहीं हो पाएगी। मैं जा रही हूँ बाबूजी को साफ साफ बोलने। देवरानी जी, ये सब करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम खुद बाबूजी की नज़रों में गिर जाओगी। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भाभी आप ही बताओ क्या करें? आप तो इतने सालों से इस घर में हो, आप ही कुछ सजेशन दे दो, वरना इन लड़कियों की चाकरी करते करते मेरी तो जान निकल जाएगी। देखो सपना, बाबूजी को बहुत शौक है ना सबको अपनी बेटी बनाने का, तो ठीक है ना, बाबूजी को ही बोलते हैं कि अपनी बेटियों को बेटी साबित करने का एक मौका तो दे। ये क्या कह रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी को बेटी कैसे साबित करते? सब समझ में आ जाएगा, तो चल मेरे साथ बाबूजी के पास। बाबूजी, आपके जैसा इंसान ना दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आपके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अरे इतना प्रेम है आपके अंदर कि हर लड़की को अपनी बिटिया बना लेते हैं आप। आज के युग में कोई किसी पर इतना भरोसा करता है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये रिश्ता ना उन लोगों के साथ एक तरफ का है। कहने का मतलब यह है कि आप तो उन्हें अपनी बेटी मानते हो, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लड़कियां आपको अपना बाबूजी नहीं मानती। अरे कैसी बेतों की बात कर रही हो बहू तुम? अब मुझे बाबूजी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। ठीक है बाबूजी, अगर ये मेरे मन का वहम है तो आप साबित करके दिखा दीजिए। आप अपनी इन मुफ्त की दावत उड़ाने वाली बेटियों को बुलाइए और उनसे बस इतना कह दीजिए कि आपने तो उन्हें अपनी बेटी मान लिया है, लेकिन उन्हें भी अब खुद को साबित करना होगा कि वो आपकी बेटी ही है। हम दोनों अपने अपने मायके जा रहे हैं और अगले 1 महीने के लिए ये घर अब आपकी बेटियां ही संभालेंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग ये सब कैसे संभाल पाएंगे? क्यों बाबूजी, आपने तो इन्हें अपनी बेटी माना है और बेटियां तो अपने घर का सदस्य होती हैं, कोई मेहमान नहीं। उन्हें भी अपने घर की थोड़ी जिम्मेदारी निभाने दीजिए ना। सदस्यों का तो फर्ज होता है घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ साबित हो सकता है तो यही सही।
अगले दिन दोनों बहू अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीला, पल्लवी, निधि, रूपा बेटा इधर आओ। देखो तुम चारों को पता ही है कि तुम चारों मेरी बेटी जैसी हो। जी बाबूजी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि दोनों बहुएं किसी ज़रूरी काम से अपने मायके गई है। अब अगले 1-2 महीने घर की जिम्मेदारी तुम सबको मिलजुल कर संभालनी होगी। रूपा, तुम घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालोगी। निधि, तुम सुबह का नाश्ता और लंच बनाओगी। पल्लवी, सबका डिनर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शीला, तुम बर्तन और कपड़े का काम देख लोगी। ठीक है बाबूजी। हम लोग सारा काम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह नाश्ते के समय, बाबूजी मैं पिछले आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन अभी भी सिर्फ 2 ही लोगों ने खाया है। बाकी सबके लिए बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, और इस तरह तो मैं नाश्ता बनाते बनाते पागल ही हो जाऊंगी। अभी मुझे कॉलेज भी तो जाना है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बेटा, आज पहला दिन है ना तुम्हारा रसोई में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल से ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, थोड़ा समय से उठोगी ना तो सबका नाश्ता भी बन जाएगा और तुम समय से तैयार भी हो जाओगी। पूरा दिन बर्तन और कपड़े धोते सुखाते मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। अब डिनर में कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो यार, मैं ये दाल वाल नहीं खाने वाली। मैं तो कॉलेज से थक कर आई हूँ, किसी की फरमाइश पूरी नहीं करने वाली। दाल चावल उबालने वाली हूँ, जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। आई बड़ी स्पेशल खाने की डिमांड करने वाली। घर के काम करते करते सबका हाल बेहाल हुआ जा रहा था। ऊपर से बाबूजी हर तीसरे दिन अपनी किसी न किसी नई बेटी को पकड़ कर ले आते और उन चारों से उम्मीद करते कि वे उसकी खातिरदारी पूरे जी जान से करें। अरे यार, बहुत हो गया। ये रोज़ रोज़ खाना बनाना, घर के काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोगों का काम करने से अच्छा है कि मैं कहीं बाहर पीजी में ही कमरा लेकर रहने लगूं। कम से कम इस भीड़ भाड़ से छुटकारा तो मिलेगा। अब बाबूजी, मैं सोच रही थी कि मैं पीजी में शिफ्ट हो जाती हूँ। अब तो मैं वैसे भी यहाँ के माहौल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब आखिर कितने दिन आपके ऊपर बोझ बनकर यहाँ रहूँगी ना। मैं भी सोच रही थी कि हॉस्टल में रहना ही ठीक रहेगा। फिर हॉस्टल में अपने साथ के और बच्चे भी होते हैं ना, पढ़ाई में थोड़ी मदद भी मिल जाती है। जब से बाबूजी ने अपनी मुंह बोली बेटियों को घर संभालने की जिम्मेदारी दी थी, वो सभी बाबूजी के साथ इस घर में रहने से कतरने लगी थी। बारी बारी से वे चारों बहाने बनाते हैं और घर छोड़कर हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाती हैं। सपना बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे मैंने उन सबको इतना प्यार दिया, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो तो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रही थी। 4 दिन उन्हें घर के सदस्य की तरह थोड़ी जिम्मेदारी क्या थी, वो तो भाग खड़ी हुई। अब देखा बाबूजी आपने, अरे ऐसे ही हर सड़क चलते इंसान को आप अपनी बेटी बना लेंगे तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही ना। लेकिन मुझे खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ससुर के अपने गलती मान लेने के बाद सपना और उसकी जिठानी वापस अपने ससुराल आ जाते हैं और अपना घर संभालने लगते हैं। 2 दिन के बाद फ़ोन की घंटी बजती है। अरे नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आप पिंटू भाई साहब के साले के लड़के के भतीजे बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए। कल ही मैं आप लोगों को कॉलेज दिखा लाऊंगा। अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान ही तो है, उसके रहने खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हम है ना यहाँ। बाबूजी की बात सुनकर दोनों बहुएं अपना सर पीट लेती हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि बाबूजी अपनी आदतें छोड़ने वालों में से नहीं है। सीता देवी के पति को गुजरे हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। सीता देवी अभी भी अपने पति को भुला नहीं पाई है, लेकिन क्या करे, हर व्यक्ति को समय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए सीता देवी भी अपने गम को भुलाते हुए अपने बच्चों के साथ जीवन बिता रही थी। खैर, सीता देवी के पति के गुजर जाने के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। तो एक दिन जब सीता देवी बाजार से शॉपिंग करके घर लौटती है, बहू जरा पानी पिला दे तो। जी माँ जी, अभी लाई। रेखा अपनी सासू माँ के लिए 1 गिलास पानी लेकर आती है। वो देखती है कि उसकी सासू माँ तो बहुत सारी खरीदारी करके आई है। अच्छा बहू, ज़रा मेरे लिए ना 1 कप कड़क चाय बना दे। सुबह चाय पीना भूल गई थी तो अभी बहुत मन कर रहा है। जी माँ जी। रेखा किचन में जाती है और चाय चढ़ा देती है। चाय चढ़ाने के बाद वो सीधा अपने पति के पास जाती है और उससे चुगली करने लगती है। जी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? आप ना बस ऑफिस के काम में लगे रहते हो, कभी घर पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे आखिर हुआ क्या है? अरे तुम्हारी माँ देखो तो आज कितनी खरीदारी करके आई है।
अच्छा, अरे अचानक से तुम्हारी माँ इतना खर्चा कर रही है और तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम सही कहती हो। अगर हमें माँ के पेंशन का पैसा मिलने लग जाए तो हम लोग भी मौज मस्ती कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी माँ को इस उम्र में पैसों की क्या ज़रूरत है। और नहीं तो क्या, वो देखो बेवजह बस पैसे उड़ाए जा रही है। अच्छा ज़रा जाओ और उनसे बात करो, देखो तो सही क्या क्या लेकर आई हैं। इसके बाद धीरज अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बेटा? माँ तुम बाजार गई थी, क्या क्या लेकर आई हो बाजार से? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मौसी की बड़ी बेटी की गोद भराई है 5 दिन बाद। हम सभी को वहीं पर बुलाया है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान लेने गई थी। कपड़े भी सामान भी? अरे सगी मौसी की बेटी है तेरी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेना पड़ेगा ना। अरे माँ साफ साफ बताओ ना, आखिर तुमने लिया क्या है? बस वो चांदी की 2 पायल और एक सोने की अंगूठी। अच्छा ज़रा दिखाइए तो। सीता देवी अपने बेटे और अपनी बहू को सारा सामान खोलकर दिखाती है। माँ ये तो काफ़ी भारी भरकम है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ बेटा, तो क्या हो गया? अरे माँ ये 2 पायल काफ़ी है, ये अंगूठी आपको देने की क्या ज़रूरत है? अरे चुप कर तू, अब ज़्यादा मत बोल। चल बहू, खाना खाने का टाइम हो गया है, अब सबको खाना लगा दे। और सीता देवी हाथ धोने के लिए वहां से चली जाती है। देख रहे हो, कुछ करो नहीं तो मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। तुम ही हो ना मेरी बात जो नहीं सुनते हो। सही कहती हो रेखा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे माँ की सारी पेंशन खत्म हो जाएगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। वही तो, करो ना कुछ। तो इस तरह रेखा अपने पति धीरज को भड़काती रहती थी। एक दिन धीरज निराश होकर ऑफिस से घर लौटता है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, वो बॉस हमेशा मुझे सुनाता रहता है। अरे आज ज़रा सी गलती क्या हो गई, उसने तो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। 2 कौड़ी की नौकरी है और मुझे परेशान करके रखा है। चिंता मत करिए, आपके बॉस को तो भगवान उसके कर्मों की सजा देंगे। अरे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन सज़ा तो मुझे मिल रही है ना। अब ये रोज़ रोज़ का नाटक हो गया है, परेशान हो गया हूँ मैं यार। अरे आप फिक्र मत करिए, छोड़ दीजिए इस नौकरी को। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आपको इससे अच्छी और बेहतर नौकरी मिल जाएगी। हाँ अरे रेखा, लेकिन दूसरी नौकरी मिलने तक समय लगता है ना, तब तक हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे आपकी माँ है ना, उनको इतनी पेंशन तो मिलती है, वो कब काम आएगी? हाँ, बिना बेवजह टेंशन ले रहा है। घर में पेंशन वाली माँ है और बेवजह टेंशन। अरे रेखा, ये बात तो तुमने सही कही, वो तो मेरी माँ है, और अगर एक माँ अपने बेटे की मदद नहीं करेगी तो किसकी करेगी? मैं इस महीने की सैलरी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद इस नौकरी को लात मार दूंगा। हाँ अच्छा अब ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद मटर पनीर बनाई है। अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो रेखा। शुक्रिया जनाब। इस तरह दोनों मियाँ बीवी के अंदर सीता देवी की पेंशन को लेकर लालच बढ़ता जाता है। खैर शाम होती है और दोनों मियाँ बीवी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर सीता देवी की पेंशन को किस तरीके से उनके नाम करवा दिया जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे सारा पेंशन इन्हें मिले। इसके कुछ दिन बाद माँ। हाँ बेटा। माँ आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, इसे मुझे परसों ऑफिस जाकर जमा करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। अच्छा ला बेटा। धीरज अपनी माँ को एक पेपर देता है। हाँ माँ, यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए। ये ले। इसके 2 दिन बाद सीता देवी की पेंशन आने की डेट थी, लेकिन इस बार पेंशन उनके खाते में नहीं आई। अरे धीरज बेटा, इस बार मेरी पेंशन नहीं आई, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, चल जल्दी से बैंक चलते हैं। अरे माँ आप चिंता मत करो। अरे एक बात बताना तो आपको भूल ही गया था। क्या बेटा? वो माँ, दरअसल बात यह है कि जब मैं आपका कागज़ जमा करने के लिए वहाँ गया था तो मुझे पता चला कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और तभी वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे ये सलाह दी कि आपके अकाउंट की जगह मैं अपने अकाउंट की डिटेल दे दूँ। अच्छा हाँ माँ, अरे आप चिंता मत करो, पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे, मेरे अकाउंट में ही तो है, मैं लाकर दे दूँगा आपको। अच्छा ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद धीरज पैसे निकाल कर लाता है और अपनी माँ को देता है। दरअसल सीता देवी अपनी पूरी पेंशन नहीं निकालती थी, वो पेंशन का बहुत सारा हिस्सा अपने अकाउंट में बचा कर रखती थी। वहीं धीरज भी बड़ी चालाकी से अपनी माँ को आधा पैसा ही लाकर देता है।
और माँ चिंता मत करना, आपके बाकी पैसे अकाउंट में ही रखे हैं, ठीक है? अच्छा बेटा। इस तरह सीता देवी की पेंशन का आधा हिस्सा धीरज के अकाउंट में आने लगता है और धीरज उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदता है। साथ ही साथ दोनों पति पत्नी कुछ पेंशन के पैसों से खूब मौज मस्ती भी करने लगते हैं। माँ, आज आपकी बहू का जन्मदिन है तो हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, वैसे तो बुरा ना माने बेटा, तो मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे बोलो माँ। वो क्या बात है, आजकल तो बहुत खर्च करता है। अरे माँ, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, तो जाहिर सी बात है खर्चा तो करूँगा ही। दरअसल माँ, मेरा ना प्रमोशन हो गया है। अच्छा, इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रहा है धीरज? अरे माँ छोड़िए ना, दिमाग से निकल गया, माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे भी आजकल अपनी माँ को कौन ध्यान में रखता है भला। अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो ना। अच्छा छोड़, जा जल्दी तैयार हो जा। इसके बाद सभी लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। वहीं इसके कुछ दिन बाद, माँ इस बार पेंशन बहुत कम आई है। क्या? पता नहीं माँ, कुछ ना कुछ नियम कानून बदलते रहते हैं, हो सकता है इसी वजह से। अच्छा। और इस तरह अब सीता देवी को अपनी ही पेंशन कम मिलने लगी थी। खैर, इसके कुछ दिन बाद सीता देवी की बहू और बेटा उसे एक आश्रम में ले जाते हैं। ये तो कहाँ ले आया बेटा? माँ, वो बात यह है कि हमें आज शाम की फ़्लाइट से लंदन जाना है। दरअसल बॉस ने मुझे 2 ही टिकट दी है, तो मैं आपको साथ नहीं ले जा पाऊँगा, और इसलिए माँ आप तब तक ना इस आश्रम में रहिए। आप चिंता मत करिए, मैंने यहाँ के लोगों से बात कर ली है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। बस आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर अपने दिन गुजारिए। हाँ माँ जी, अगर आप घर में अकेली रहेंगी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है ना। आपको पता है ना आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है, बस इसीलिए माँ जी। अच्छा माँ जी, प्रणाम। सदा सुहागन रहो। दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सीता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए चुपचाप ये गम के आंसू पी लेती है। खैर, धीरज और उसकी पत्नी फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन सीता देवी की बेटी उसके घर आती है। अरे विशाल, देखो तो घर में ताला लगा है। जल्दी से माँ जी को फ़ोन करो। हाँ। नीतू अपनी माँ सीता देवी को फ़ोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो वृद्धाश्रम में है। माँ, भैया भाभी कैसे हैं? आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर बाहर घूमने चले गए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। आप चिंता मत करिए माँ, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी अब। हाँ नीतू। करीब 5 दिन बाद जब धीरज अपनी पत्नी के साथ वापस भारत लौटता है। वाह भैया वाह, बेशर्मी की भी हद होती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम दोनों हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो, बस बेवजह हम लोगों को बुरा बनाए जा रहे हो। हाँ, हमने तो माँ जी को आश्रम इसलिए भेजा था ताकि वो वहां पर सेफ रहे, लेकिन आप लोग तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे। इस तरह दोनों पति पत्नी विशाल और नीतू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अरे नीतू, ये ले, तू क्या सोचती है तेरा भाई एक नंबर का बदमाश है? तू नहीं जानती कि तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। ये ले, ये तेरे लिए ये विदेशी पर्स और सैंडल, और ये लीजिए जमाई साहब आपके लिए ये कपड़े। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? अरे जमाई साहब, आपका तो हक बनता है, लीजिए। हाँ हाँ, ले लीजिए। और महंगे महंगे कपड़े, जूते और कई सारे गिफ्ट्स लेकर नीतू चुपचाप रह जाती है। लेकिन अजी, आप शांत रहिए ना। भैया सही कहते हैं, इन्होंने जो किया होगा अच्छाई के लिए किया होगा। सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं बहना। इस तरह धीरज इस मामले को निपटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीने बाद नीतू को बेटी होती है। बेटा, इस बार तो पेंशन ज्यादा निकालना। हाँ। अरे माँ, आप क्या पूरा घर ही उठा कर दोगे उसको? विदेश से इतना सारा गिफ्ट लेकर आया था उसके लिए, वो भी तो देखो। और नहीं तो क्या। अरे बेटा, लेकिन वो गिफ्ट तो तूने दिए थे ना, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बेटा उसे। अरे माँ, आपने ही नीतू के ससुराल वालों को अपने सर चढ़ा रखा है। वही तो। अरे माँ जी, बड़े लालची किस्म के लोग हैं वो लोग। बस आप नीतू को 2 जोड़ी कपड़े दे देना, बहुत है। दोनों पति पत्नी सीता देवी को पट्टी पढ़ाते हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती। खैर, सीता देवी जब अपनी बेटी घर में थी तो क्या बात है समधन जी, आजकल बड़ी कंजूसी दिखाई जा रही है। क्या मतलब समधन जी? अरे वो मैंने कपड़े देखे जो आपने नीतू के दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मंगल बाजार से खरीदा हुआ सस्ता सा कपड़ा है। माफ करना। वाह समधन जी,
बस माफ़ी मांग ली और हो गया। चलो बढ़िया है, ये नया तरीका है। माफ़ी मांग लो और अपने पैसे बचा लो। अरे अपनी इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। ये जो आपने सूट दिया है ना, ये भी ले जाइए, आपकी बहू के काम आएगा। सासू माँ, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते नीतू। समधन जी, दरअसल पैसे नहीं थे। और इस तरह सीता देवी को अपने समधी, समधन, जवाई और बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने छोटे बेटे को कॉल लगाती है जो दूसरे शहर में था। बेटा। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही है? फिर वो सारी बातें अपने छोटे बेटे पंकज को बताती है। रोइए मत माँ, मैं वहां आता हूँ। फिर क्या था, पंकज तुरंत अपनी माँ के पास चला आता है। माँ, हमें तुरंत बैंक जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके बाद पंकज अपनी माँ को लेकर बैंक जाता है और पूरी छानबीन करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसी शाम, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी के सामने मुंह ना खोलूं, तो पेंशन का आधा हिस्सा मुझे भी देना होगा। अरे ठीक है ना छोटे। अब पेंशन का कुछ हिस्सा पंकज को भी जाने लगता है। ए जी, सासू माँ की पेंशन तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके भैया आपको इतना कम पैसा क्यों देते हैं? हाँ, बड़े भैया बहुत चालाकी दिखा रहे हैं ना, अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी चालाकी। अगले दिन, माँ, अब जल्दी से इन कागज़ पर साइन कर दीजिए, तब बड़े भैया आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। दरअसल वो सीता देवी की प्रॉपर्टी के कागजात थे। फिर क्या, अब सीता देवी के हाथ से उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद, वाह पंकज वाह, तू तो आस्तीन का सांप निकला। तूने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तेरी इतनी हिम्मत। वाह, देखो तो ये बात बोल भी कौन रहा है, जो खुद मम्मी की पेंशन पर अय्याशिया कर रहा है। अच्छा, हम अय्याशिया कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? अरे आपने तो हमसे भी बड़ा हाथ मारा ना देवर जी। हाँ, और क्या, भाई भी तो आपके पति के ही हैं हम। वैसे भी आप दोनों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों तो पहले से ही निकम्मे थे, ना कभी घर में ध्यान दिया ना कभी माँ जी पर, लेकिन हिस्सा तो इन लोगों को ही चाहिए। अरे आपने क्या उखाड़ लिया, दिन भर बस खाना ही तो बनाती रहती हो। हाँ, तो तू तो उतना भी नहीं कर पाती ना। इस तरह इन चारों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। वहीं सीता देवी बाजार से वापस घर आ जाती है और इन सब की सारी बातें बाहर से सुन लेती है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। सीता देवी वहां से चली जाती है और सीधे लैंडलाइन से अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी आप बीती सुना देती है। बेटी को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद नीतू अपनी माँ के लिए किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देती है। ये किराए का कमरा उसके ससुराल के पास ही था। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनकी अकल ठिकाने पर लेकर ही आएंगे। हाँ माँ। इसके करीब 15 दिन बाद नीतू और विशाल धीरज के घर जाते हैं, जहां पर सभी लोग मौजूद थे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे भैया, हम तो आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए थे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे आप दोनों सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। माँ ने हम सबसे एक बात छुपाई थी। आप सबको पता है, माँ के पास 7 बीघा जमीन है, वो भी शहर के बीचों बीच। अब आप ही सोचिए उसकी कीमत आज के समय में कितनी होगी। क्या? क्या? तुझे ये सब कैसे पता? अरे हमारी माँ बड़ी चालाक है, उनको तो हम सब पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपा कर रखी थी, ताकि अगर हम लोग कोई बदमाशी करें तो बुढ़ापे में ये ज़मीन ही उनका सहारा बने। और 3 दिन पहले एक रात मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली। वो फ़ोन पर किसी वकील से बात कर रही थी और इसी ज़मीन का जिक्र कर रही थी। अच्छा, हाँ, और मैंने उन ज़मीनों के पेपर्स भी बनवा लिए हैं भैया। आप दोनों जल्दी से साइन कर दीजिए और वो ज़मीन अपने नाम कर लीजिए। नीतू ने तो साइन भी कर दिया है। अब हाँ लाइए ना। हाँ बिल्कुल। दोनों भाई बिना सोचे समझे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तभी वहां पर वकील और सीता देवी आते हैं। वाह मेरे लालची बच्चों, आज तुम्हारी लालच की वजह से मुझे मेरी पेंशन और मेरी ज़मीन दोनों वापस मिल गए। क्या? क्या? हाँ, अरे लालच की भी हद होती है। आपने अपनी विधवा माँ की पेंशन ले ली और आप पंकज भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो माँ जी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली।
इसीलिए हमने ये नाटक किया और आप सब फंस गए। मिस्टर पंकज और मिस्टर धीरज, आपको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। अभी के अभी सब निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों और लालची लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी। हाँ माँ, ऐसा मत करिए। सीधे मुंह बात समझ में नहीं आती क्या? निकल जाओ यहां से अभी के अभी। और कितना जलील हो गए, हाँ? और अब तो मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। निकलो। सभी लोग सीता देवी से बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन अब सीता देवी पत्थर की बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा जो था। खैर, वो चारों थक हार कर वहां से निकल जाते हैं। मारो ये मत, आपकी बेटी आपके साथ हमेशा रहेगी। हाँ माँ जी, और आपका जवाई भी। इसके बाद सीता देवी अपनी बेटी नीतू और अपने जवाई विशाल के साथ खुशी खुशी एक घर में रहने लगती है। रीना 30 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई। उसके घर वाले काफी परेशान हैं और कुछ लोग उसे ताने भी मारते रहते हैं। माँ जब सोफे पे पड़ा हुआ कार्ड देखती है, अरे रीना बेटी जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। रीना अंदर से बाहर आती है। जरा देखो तो माँ, अरे ये तो न्योता है आगरा वाले मामा जी की बेटी की शादी का। अंदर से सीमा अमर का ऑफिस का खाने का डिब्बा लेते हुए आती है। लो, अब तो मामा जी की बेटी की भी शादी तय हो गई। और हमारी मेम साहब को देखो, 30 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी तक घर पे कमारी बैठी है। अरे कुछ तो शर्म करो। ओफो बहू, तुम भी ना। पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, क्यों उसे तंग कर रही हो? आज नहीं तो कल रीना बिटिया की शादी तय हो ही जाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ पापा जी, लेकिन मैडम को कोई लड़का पसंद आए तो ना। देखो, मेरे एक दोस्त ने एक रिश्ता लाया है। लड़का अच्छा है, टीचर है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, घर वर भी अच्छा है। वो लोग शुक्रवार को रीना बिटिया को देखने आ रहे हैं। ये तो सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी। बहू, अमर ऑफिस के लिए तैयार हो गया, ज़रा उसे बुला दे, उसे भी बता दूँ ये बात। जी माँ जी, बस वो आ ही रहे। देखिए उनका डब्बा भी पैक कर दिया मैंने। इतने में अमर आता है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह चाय पे चर्चा हो रही है क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है बेटा, इस शुक्रवार रीना बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये तो काफ़ी अच्छी खबर है। मुझे लगा कहीं छोटे ने कुछ कर दिया इसीलिए इतना बवाल हो रहा है। अरे नहीं बेटा, अमित तो सब्जी लाने गया है, आता ही होगा। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ काम पे। चलो, अच्छा है, रीना की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शुक्रवार का दिन आ जाता है, सब लोग तैयारी में लगे हैं। बेटा अमित, वो जो नमकीन तूने लाए थे वो कहाँ रखे हैं? माँ, वो भाभी के पास रख दिए हैं। पिताजी, आपने लड़के वालों से बात कर ली? कहाँ पहुँचे वो? अरे बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। रीना की माँ, रीना तैयार हुई कि नहीं? अरे होगी, तैयार ही बैठी है। लड़की वाले आ जाते हैं। अमर सबका स्वागत करता है। लड़की अच्छे घर का लगता है, लेकिन उसके बाल कम है। लड़की के साथ उसके माता पिता भी हैं। आइए आइए बैठिए। अमर सबकी पहचान करवाता है। यह है मेरे पिता श्री हरिराम त्रिपाठी, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरी पत्नी सीमा और ये मेरा छोटा भाई अमित। सब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अमित तो लड़के के माता पिता के पैर भी छूता है। सदा सुखी रहो बेटा, काफ़ी संस्कारी माहौल है घर का। हमें ऐसे ही घर से रिश्ता करना है। बहू, ज़रा रीना को तो बाहर लाना। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। रीना हाथ में नमकीन की थाली लिए बाहर आती है। बैठो बेटा। त्रिपाठी जी, हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक बार अकेले में भी बात कर ले तो अच्छा होगा। जी ज़रूर, हम आपसे सहमत हैं। अमित बेटा, ज़रा रीना दीदी और इन्हें भीतर वाले कमरे में ले जाओ। जी पिताजी। अमित दोनों को भीतर वाले कमरे में लेकर जाता है। अच्छा त्रिपाठी जी, हम चलते हैं, आगे की बात फ़ोन पर कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। लड़के वाले निकल जाते हैं। कैसा लगा लड़का दीदी, कैसा लगा? अरे उसने अंदर बात क्या की? कुछ खास नहीं, यही मैं कभी कभी थोड़ी सी दोस्तों के साथ पी लेता हूँ। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? ऐसी बातें। अरे लेकिन तुम्हें लड़का कैसा लगा? मुझे तो ठीक ही लगा। हाँ भाई, मुझे भी ठीक ही लगा। अच्छा है, लेकिन मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ लेकिन ज़रूर निकालेगी। इतने तो अच्छे लोग थे। अरे मुझे लड़का पसंद नहीं आया, मैं इससे शादी नहीं करूँगी।
इससे शादी नहीं करूंगी, उससे शादी नहीं करूंगी, तो शादी करेगी किससे? 1000 लड़के देख चुकी है अब तक, पर एक भी पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है भाभी, पिछली बार जिस लड़के को देखा था वो दीदी को पसंद आया था, लेकिन उसके साथ कुंडली मैच नहीं हुई। अब इसमें दीदी की क्या गलती है? अरे तू चुप कर, तूने और पापा जी ने ही इसे चढ़ा कर रखा है। 30 साल की उम्र हो गई है इसकी, अभी तो कुछ दिन में तेरी शादी की उम्र हो जाएगी। सही कह रही है सीमा। माँ दुखी होकर अपना सर नीचे झुका लेती है। रीना से मिलने उसकी बचपन की सहेली कुसुम उसके घर आती है। कुसुम की शादी हो चुकी है और उसे एक 4 साल की बच्ची भी है। रीना और कुसुम उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बता रीना, क्या चल रहा है? किसी नई जगह पर बात हुई क्या? नहीं ना कुसुम, अब मैं थक चुकी हूँ, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कितने साल हुए, कब से ढूंढ रहे हैं हम। समझ सकती हूँ रीना, लेकिन तू भी ना अभी ज़्यादा चुनियो मत। ज़िंदगी में कभी कभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ज़िंदगी हमेशा सर्वगुण संपन्न नहीं होती, हमें उसे सर्वगुण संपन्न बनाना होता है। जानती हूँ कुसुम, ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ रीना, मैं जानती हूँ, शादी ब्याह मतलब किस्मत का ही खेल होता है। अभी मुझे ही देख ले, मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई जिसके साथ मैं बचपन में गुड्डा गुड्डी खेलती थी। तब किसे पता था कि आगे जाके इसी से मेरी शादी होगी। लेकिन आज देख 6 साल हो गए मेरी शादी को, और एक 4 साल की बेटी भी है। बहुत अच्छे आदमी है वो, दिखने में हीरो टाइप नहीं है, लेकिन मन के बहुत साफ है। जानती हूँ मैं जीजा जी को, बहुत अच्छे इंसान है और तुम्हारा काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। क्या मतलब? अभी देख, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं पसंद नहीं आती, जो मुझे पसंद करता है वो कभी मुझे पसंद नहीं आता, और अगर हम दोनों की पसंद मिल गई तो कुंडली मैच नहीं होती। अरे लेकिन तुम्हें नापसंद कोई क्यों करेगा? तुम दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे परिवार से हो, तो दिक्कत क्या है? कभी कभी अच्छे परिवार से होना भी दिक्कत होती है कुसुम। अरे मैं समझी नहीं। लोगों को लगता है कि ये अच्छे घर से है तो शायद घर के काम नहीं करेगी, ये सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, अपना खुद का अलग से संसार बसाएगी, परिवार को तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है। लेकिन कभी कभी ये बात लोगों को समझ भी नहीं आती। सही कहा तुमने रीना। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। कौन लड़की 30 साल तक कंवारी रहना चाहती है? रीना की माँ सोफे पर परेशान बैठी थी। उतने में भूरी चाची आती है। भूरी चाची त्रिपाठी परिवार की पड़ोसन है, उम्र में बड़ी है और हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देती है। लता, कैसी हो? अकेली क्यों बैठी हो? अरे भूरी चाची, आओ आओ, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। परेशान लग रही हो। हाँ चाची, क्या करूँ, रीना की शादी की वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। 30 साल की हो गई, रिश्ता तय ही नहीं हो रहा इसका। शुक्रवार को लड़के वाले आए थे ना, क्या हुआ उनका? रीना को लड़का पसंद नहीं आया, अब क्या ज़बरदस्ती शादी कराए इसकी। बचपन से इतने लाड़ प्यार से पाला है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तू एक काम कर, मेरे पहचान के एक अच्छे से ज्योतिषी हैं, हम रीना की कुंडली उन्हें दिखाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई। चाची, आप हमेशा सबको अच्छी ही सलाह देती हैं, भला आपकी बात कौन टाले। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें कल दोपहर में घर बुला लीजिए। ठीक है बेटा, मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। अगले दिन सुबह रीना भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो, मेरी शादी में जो अड़चन आ रही है उसे दूर करो। मेरे माता पिता कितने परेशान रहते हैं, कृपा करना भगवंत। दूसरे दिन भूरी चाची पंडित जी के साथ आती हैं। अरे ओ लता, कहाँ हो? आई आई भूरी चाची। लता अंदर से हॉल में आती है। प्रणाम भूरी चाची। जीते रहो, यही वो पंडित जी है जिनके बारे में मैंने कहा था ना। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। आइए बैठिए। बहू, भूरी चाची और पंडित जी के लिए चाय लेकर आओ। जरा लड़की की कुंडली बताइए। बहू, वो टेबल पर रखिए ना, वो कुंडली देना। शादी की चर्चा इनकी और काम पे हमें लगा रहे हैं। अरे क्यों, तुम नहीं चाहती रीना की शादी हो? अरे चाहती हूँ, इसीलिए तो सब काम कर रही हूँ। तो ले आओ ना कुंडली। सीमा कुंडली लेकर पंडित जी को देती है। पंडित जी काफ़ी गौर से कुंडली को देखते हैं, फिर अपने बैग में से ज्योतिषी की छोटी किताबें निकालते हैं। दोनों कुंडली और किताब में बार बार देखते हैं, फिर बैग में से एक नोटबुक निकालते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं। वो 3-4 नोटबुक में कुछ लिखते हैं। लता भी परेशान होकर उन्हें देखती रहती है।
फिर पंडित जी किसी चीज का हिसाब करते हैं, वापस नोटबुक में कुछ लिखते हैं। हो गया। क्या हुआ पंडित जी? हल मिल गया। उतने में रीना कमरे से बाहर आती है। नमस्ते भूरी चाची, कैसी हैं आप? जीती रहे बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, ये पंडित जी कौन है? बेटा, ये भूरी चाची की पहचान की पंडित जी हैं। तुम्हारी कुंडली देखने के लिए आए हैं। पैर छुओ इनके। रीना उनके पैर छूती है। देखा तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें हमारी कुछ पड़ी नहीं। बहू, सब देख रहे हैं ना? कुंडली काफी अच्छी है, कन्या बहुत भाग्यशाली है, बहुत संस्कारी भी है, लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन शादी का योग भाग्य में थोड़ी देर से है। शादी तो इसकी 30 साल के बाद ही होगी। लेकिन पंडित जी, ये अभी 30 साल की हो चुकी है। हम इतने सालों से रिश्ते देख रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ अब तक। जानता हूँ, यहाँ कुंडली में देख रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, शादी जब होनी है, जिसके साथ होनी है तभी और उसी के साथ होती है। शादी के जोड़े तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो बस कुंडली मिलाकर लोगों को मिलाते हैं। और जहाँ तक इसकी शादी का सवाल है, इसकी शादी अगले 3 महीने में हो जाएगी। अरे वाह वाह, ये तो काफी अच्छी खबर सुनाई आपने। बस एक पूजा लिख कर दे रहा हूँ, वो करवा लीजिए, और शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। रविवार का दिन सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं। बेटा अमर, रीना के पिताजी आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। हाँ बोलो रीना की माँ, क्या बात करनी है? परसों बुरी चाची की पहचान के एक पंडित जी को घर बुलवा के मैंने रीना की कुंडली उन्हें दिखाई। उन्होंने रीना की शादी के लिए एक पूजा करने को कहा है। माँ, इन सब से क्या होगा? दिक्कत रीना को है, उसे ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। पूजा पाठ कराने से क्या होगा? रीना बेचारी सोफे में बैठकर दुखी होते हुए सुनती रहती है। सही कह रहे हैं आप, इसको कितने लड़के दिखाए, कोई पसंद ही नहीं आता। ऐसा नहीं है बहू, जो पसंद आए थे उनसे कुंडली नहीं मिली। हो सकता है पंडित जी ने कोई उपाय सुझाया हो। मुझे तो लगता है इसमें रीना का ही दोष है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना देती है। इसकी सारी सहेलियों की तो शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। पिताजी ठीक कह रहे हैं, हम करवा लेते हैं पूजा। अमर बेटा, अब तुम भी मान जाओ। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं पूजा। तो पूजा इसी हफ्ते करनी होगी। पता है ना, अगले हफ्ते मामा जी की बेटी की शादी में जाना है। हाँ कर देंगे। बेटा अमित, पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी पिताजी। रविवार के दिन घर में पूजा हो रही है। परिवार के सभी सदस्य पूजा में बैठे हैं। पंडित जी हवन कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी बेटी का रिश्ता जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में हो जाए, बस यही मनोकामना है। हम पर कृपा करना भगवंत। मामा जी की बेटी की शादी में जाने का दिन आ गया। घर के सभी सदस्य तैयारी करके हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे अमित बेटा, वो गाड़ी वाला आया कि नहीं? निकलने का टाइम हो गया है। हाँ पिताजी, मेरी अभी उससे बात हुई, वो बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। रीना की माँ, रीना बिटिया कहाँ है? बस आ रही है जी वो। रीना तैयार होकर हॉल में आती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वाह रीना बिटिया, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ दीदी, तुम तो एकदम दुल्हन की तरह लग रही हो। अमर और सीमा हॉल में आते हैं। चलो चलो निकलते हैं सब लोग। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। मामा जी की बेटी की शादी चल रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। रीना भी फूल डाल रही है। एक माता जी जो रीना की माँ के बाजू में खड़ी है, वो रीना की तरफ इशारा करते हुए रीना की माँ से पूछती है, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है रीना। इसकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं जी, हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या उम्र होगी इसकी? अभी 30 साल की होगी। कितने सालों से अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक मिल नहीं पाया। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है बहन जी। मेरी बहन का बेटा है, उसके लिए भी हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा। 33 साल का है, लेकिन लड़का है बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ा लिखा भी, अच्छा कमाता भी है। आप कहे तो बात करूं उसके परिवार से? जी ज़रूर, हम तो कोशिश करेंगे ही। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। भगवान आपके मुंह में घी शक्कर डाले माता जी। आप अपना नंबर दीजिए, हम आगे की बात फ़ोन पर करते हैं। जी ज़रूर।
लता घर पर है और जो माताजी उसे शादी में मिली थी उनको फ़ोन करती है। नमस्ते माता जी, पहचाना? लता बात कर रही हूँ, हम शादी में मिले थे। अरे हाँ लता, मैंने मेरी बहन से बात की तुम्हारी बेटी के बारे में। उन्होंने कहा कि अगले रविवार को वो लोग लड़की देखने के लिए आ सकते हैं। तुम अपने घर वालों से पूछकर मुझे बता देना ताकि फिर मैं आगे उन्हें बता सकूं। जी ज़रूर माता जी। शाम का समय है, सब लोग घर पर है। तभी लता उस लड़की के बारे में बात करती है। सुनिए सब लोग, मामा जी की लड़की की शादी में मेरी मुलाकात एक माता जी से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का लड़का है जिसके लिए वो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। उसे भी काफ़ी साल से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी रीना और उस लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी। रीना लता की ओर देखती है। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने तो कहा था मामा जी की शादी में रीना दीदी एकदम दुल्हन लग रही थी। अरे सासू माँ, लेकिन रीना को लड़का पसंद आए तो ना? मुझे तो लगता है इस लड़के को भी रीना मना कर देगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है, क्या करता है? लड़का अच्छे घर से है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। तो लड़की देखने कब आने वाले हैं वो? अगले रविवार को। सब लोग घर पे रहना। हमेशा का है सासू माँ, हम अपने काम धाम छोड़ के राजकुमारी के लिए तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही होने वाला है। बहू तुम बस तैयारियां करो, बाकी आगे देखा जाएगा। जी पापा जी। रविवार का दिन आता है। लड़के वाले रीना को देखने आते हैं, साथ में माता जी भी हैं। लड़का दिखने में काफ़ी सुशील और संस्कारी भी है। जी हमें तो लड़की पसंद है। हमारी रीना को भी ये रिश्ता पसंद है और कुंडली भी मिल रही है, तो बात पक्की समझे। बात पक्की। रीना और सुनील की शादी होती है। रीना और सुनील पंडित जी के पैर पड़ते हैं। जुग जुग जियो, मैंने कहा था ना, जब शादी होनी होती है तब ही होती है। खुश रहो बच्चों।